So welcome back once again at Life Science Academy Bhilai. I am Akram. मॉडर्न इकोलॉजी के पार्ट 13 में हम लोग अब जो है डिस्कस करने वाले हैं आज लोटका वोल्टेरा मॉडल, क्योंकि मॉडल थोड़ा बड़ा है तो हम इसको दो पार्ट में स्टडी करेंगे। तो उसके पहले मैं कुछ आप लोगों को गुड न्यूज़ देना चाहूँगा। तो लाइफ साइंस अकेडमी में हमारे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जैसे कि यूट्यूब पे, फेसबुक पे एंड इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है। अगर आप यूट्यूब पे देखना चाहते हैं तो youtube.com/c/वसीम अकरम LSA भिलाई 2020 पे आप सर्च कर सकते हैं। ये हमारा कस्टम URL जो हमको मिल चुका है। फेसबुक पे अगर आप कनेक्ट होना चाहें तो LSA भिलाई 2020@gmail.com के नाम से आप कनेक्ट हो सकते हैं। और अगर आप इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होना चाहें तो LSA भिलाई के नाम से कनेक्ट हो सकते हैं। तो हम सारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं आपसे कनेक्ट होने के लिए। तो प्रोसीड करते हैं आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक है लोटका वोल्टेरा मॉडल। तो ये जो मॉडल है दो अलग अलग साइंटिस्टों के नाम पे दिया गया था। तो पहला जो है विटो वोल्टेरा 1926 में स्टडी कर रहे थे। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पे मैरीन फिशेस की फिशिंग जो है वो कम हुई थी और फिशिंग कम होने की वजह से उनकी कम्युनिटी का जो रिस्पॉन्स था उसकी स्टडी उन्होंने की थी। उसके बाद एल्फ्रेड लोटका नाम के साइंटिस्ट ने 1932 में सेम स्टडी किया, लेकिन इंडिपेंडेंटली अलग तरीके से वोल्टा के एनालिसिस को फॉलो किया। इसमें उन्होंने क्या किया था, ग्राफिक्स मॉडल बनाए थे जहां पर वोल्टेरा ने पहले सिर्फ एक स्पीसीज ली थी, तो एल्फ्रेड लोटका ने वहां पर कंपटीशन के मॉडल को ऐड किया कि जब कंपटीशन होगा तो दो स्पीसीज की ग्रोथ पे इंपैक्ट क्या आएगा, उसको ग्राफिकल फॉर्म में प्रेजेंट किया। तो फाइनल जो हमको फॉर्म मिलता है वो लोटका वोल्टेरा मॉडल के नाम से देखने को मिलता है। तो देखते हैं ये मॉडल आज। लोटका वोल्टेरा मॉडल अप्लाइड फॉर इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यहाँ से हमको समझना आसान होगा कि दो स्पीसीज के बीच कंपटीशन होगा और उसी को हम लोग देखते हैं लोटका वोल्टेरा मॉडल के फॉर्म में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ dn/dt = Rn। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को हमने पहले के वीडियो में कन्वर्ट किया हुआ है dn/dt = Rn k - n/k मींस लॉजिस्टिक ग्रोथ के फॉर्मूले में। तो जो स्टूडेंट अगर नए हैं जिन्होंने पहली बार ये वीडियो देखा है तो ऊपर आई बटन में आपको इसका मैं लिंक जो है दे रहा हूँ, वो आप देख सकते हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको वीडियो नंबर 5 में ये डिटेल देखने को मिल जाएगी। इसका पूरा पार्ट मैंने बना के दिया हुआ है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम सपोज मानते हैं किसी भी एरिया का कैरिंग कैपेसिटी k है। अब वहां पर एडिशनल इंडिविजुअल कैन एकोमोडेट, एक्स्ट्रा नंबर ऑफ पर्संस कितने आ सकते हैं। अब हम सिंपल माने अगर कि k मींस अगर 100 लोग के लिए प्लेस है और उसमें से 50 लोग आ चुके हैं, तो अगर 50 लोग के लिए जगह कैप्चर हो चुकी है तो हम देखेंगे कितने लोग और आ सकते हैं। तो 100 - 50 = 50 मींस 50% जगह हमारे पास और भी खाली है। इसी को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर लिखें तो k - n मींस कितने अभी और भी आना बाकी है, कितने रिसोर्स बाकी हैं, डिवाइडेड बाय k टोटल रिसोर्स। अगर कुछ भी समझ में आपको ना आए तो जब भी आपको फ्रैक्शन निकालना हो तो आप अपने 10th और 12th के मार्क्स जो निकालते थे, कितने मार्क्स ऑब्टेन किए डिवाइडेड बाय कितने का टोटल हमारा एग्जाम था, तो वहां से हम रेशियो परसेंटेज निकाल सकते हैं। वही चीज हमने यहाँ भी की है कि हमने एडिशनल इंडिविजुअल k - n को लिया डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितने आ सकते हैं उस एरिया में। तो ये हमारा निकल गया फ्रैक्शन। फिर हमने कुछ नहीं किया, सिंपल dn/dt = Rn में जो हमारा फ्रैक्शन था उसको हमने इनटू कर दिया। तो हमारा जो फॉर्मूला था dn/dt = Rn एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का, अब वो कन्वर्ट किस में हो गया है, लॉजिस्टिक ग्रोथ के फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया है। तो अब ये फॉर्मूला हमने देखा, ये है स्पीसीज सिंगल वन के लिए, जब स्पीसीज अकेली है तब। अब अगर हम माने स्पीसीज दो हैं तब क्या चेंजेस आएंगे, तो दो स्पीसीज होंगी जो कि इस फॉर्मूले को फॉलो करेंगे। तो स्पीसीज 1 के लिए हम लिख सकते हैं dn1/dt = R1n1 k1 - n1 डिवाइडेड बाय k1। और स्पीसीज 2 के लिए हम लिख सकते हैं dn2/dt = R2n2 k2 - n2 डिवाइड बाय k2। अब यहाँ पर R1 n1 k1 भी देख लेते हैं। n1 n2 पॉपुलेशन साइज ऑफ स्पीसीज 1 and 2 रेस्पेक्टिवली, मींस n1 हम देखेंगे स्पीसीज 1 के लिए और n2 हम देखेंगे स्पीसीज 2 के लिए। सेकंड k1 k2 कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पॉपुलेशन स्पीसीज 1 and 2। R1 and R2 इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ स्पीसीज 1 and 2। इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज का मींस होता है मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ रिप्रोडक्शन। लॉजिस्टिक ग्रोथ का जो फॉर्मूला था, अब हम देखेंगे इसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे लोटका वोल्टेरा मॉडल में। जब हम अप्लाई करेंगे तो स्पीसीज 1 के लिए dn1/dt = R1n1 k1 - n1 माइनस अल्फा n2 डिवाइड बाई k1। और दूसरी स्पीसीज के लिए देंगे तो dn2/dt = R2n2 k2 - n2 - बीटा n1
अपॉन K2। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि हमको N1 और बीटा, अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि अल्फा और बीटा नाम की दो एंटिटी नई मिल चुकी हैं। तो ये क्या है, इसको भी हमको समझना होगा। तो कंपटीशन का मॉडल है इसमें कि हमने ये फॉर्मूला देखा कि ये दो फॉर्मूले हम स्पीसीज के लिए यूज करते हैं। तो ये जो अल्फा एंड बीटा है ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, हमको समझना होगा अच्छे से। इसे हम कहते हैं कॉम्पिटिशन कोएफिशिएंट। तो कॉम्पिटिशन कोएफिशिएंट का मीनिंग क्या होगा, जब भी हम लिखेंगे अल्फा 1 2 या अल्फा, इसका मीनिंग होगा इफेक्ट ऑफ इंडिविजुअल स्पीसीज 2 ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ स्पीसीज 1। हम माने कि स्पीसीज 2 एंड 1 दो हमारी कॉम्पिटिटिंग स्पीसीज आपस में कॉम्पिटिशन कर रही हैं। अब जब ये कॉम्पिटिशन कर रही हैं तो स्पीसीज 2 का जो इम्पैक्ट है 1 पे कितना आएगा, क्योंकि जब भी हम जान रहे हैं कॉम्पिटिशन होगा तो एक न एक स्पीसीज को फायदा होगा और दूसरी स्पीसीज को नुकसान होगा, तो नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो 2 के आने से स्पीसीज 1 पे नेगेटिव ग्रोथ कितनी आ सकती है वो हम जब देखेंगे तो हम उसे कहेंगे अल्फा 1 2 या अल्फा। सेकेंड अल्फा 2 1 और बीटा। जब हमने अल्फा 1 2 को 2 1 लिख दिया तो इसे हम बीटा के नाम से भी डिनोट करते हैं। अब ये होगा सिंपल जस्ट उल्टा, इफेक्ट ऑफ इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज 1 ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ स्पीसीज 2। मींस अब यहाँ पर हमारी जो कॉम्पिटिटिव स्पीसीज हो जाएगी 1 और इफेक्ट हम किस पे देख रहे हैं, स्पीसीज 2 पे हम उसका इफेक्ट देख रहे हैं। तो इस तरीके से अल्फा 1 2 और अल्फा 2 1 लिखने पे जो मीनिंग है वो भी चेंज हो जाता है, रेफरेंस स्पीसीज भी चेंज होगी और जिसपे हम इम्पैक्ट देख रहे हैं वो स्पीसीज भी हमारी यहाँ पर चेंज हो जाती है। ठीक है, अब कंफ्यूजन आ सकता है 1 एंड 2 अल्फा 2 1 एंड बीटा को लेके, तो इसको भी मैं क्लियर करता हूँ। कॉम्पिटिटिव कोएफिशिएंट जो होता है हमारा, अगर हमने लिखा है अल्फा 1 2 या अल्फा, इसका मीनिंग हुआ कि हम सिंपल देख रहे हैं कि 2 का कॉम्पिटिटिव इफेक्ट 1 पे कितना है। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, अल्फा 1 2 अगर लिखा तो हम लेंगे अल्फा, तो इसका मीनिंग हुआ कि स्पीसीज नंबर 2 का कॉम्पिटिटिव इफेक्ट जो आ रहा है वो स्पीसीज 1 पे कितना आ रहा है, हम इसको देखेंगे। दूसरा अगर हम लिखेंगे अल्फा 2 1 या बीटा तो स्पीसीज 1 का कॉम्पिटिटिव इफेक्ट स्पीसीज 2 पे कितना आ रहा है। सिंपल मीनिंग की बात करें तो जब भी हमने अल्फा 1 2 लिखा या अल्फा 2 1 लिखा, यानी कि जो लास्ट डिजिट रहेगा, लास्ट डिजिट का इम्पैक्ट हम उसके पहले वाले पे देखेंगे, इसको हमको बस ध्यान रखना होगा। तो सिंपल है, हमने अगर 1 2 लिखा मतलब सीक्वेंस में लिखा है तो उसको हम अल्फा मानेंगे, और अगर सीक्वेंस हमारा उल्टा है 2 1 है तो हम उसको बीटा मानेंगे। तो यहां से हमको याद रखने में आसानी होगी। अब लॉजिस्टिक ग्रोथ का जो फॉर्मूला था इसको हमने कन्वर्ट किया था लोटका-वोल्टेरा मॉडल के कंपटीशन मॉडल में। तो कंपटीशन मॉडल में जब ग्रोथ में चेंज किया, चेंज करने के बाद में हमने यहाँ पर दो चीज देखी थी कि अल्फा और बीटा यहाँ पर जो है ऐड हुआ था। तो साथ ही साथ हमने यहाँ पर जो माइनस किया है वो क्यों किया है और इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। देखिए, पहले स्पीसीज 1 के लिए dn1 अपॉन dt इज इक्वल टू r1 n1 k1 माइनस n1 माइनस किया हमने अल्फा, और अल्फा को हम इनटू कर रहे हैं नंबर ऑफ इंडिविजुअल स्पीसीज 2 के। ऐसा क्यों किया, क्योंकि जितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल स्पीसीज के 2 के होंगे और नंबर ऑफ इंडिविजुअल 2 के जो स्पीसीज के नंबर होंगे उनका इनटू हम कॉम्पिटिटिव कोएफिशिएंट से करेंगे, और जब इन दोनों की वैल्यू होगी उसको हम माइनस करेंगे k1 माइनस n1 के साथ में। मैं फिर से बोल रहा हूँ, तो लॉजिस्टिक ग्रोथ का जो फॉर्मूला है इसको हमने अप्लाई किया था लोटका-वोल्टेरा मॉडल में। तो स्पीसीज 1 के लिए हमने देखा dn1 अपॉन dt इज इक्वल टू r1 n1 k1 माइनस n1 माइनस अल्फा n2। n2 क्या था, नंबर ऑफ इंडिविजुअल स्पीसीज 2। सेम चीज हमने देखा यहाँ पर कि एक अल्फा की एंटिटी भी हमने जोड़ी हुई है। स्पीसीज 2 की बात करेंगे तो सेम फॉर्मूला है, यहाँ पर बीटा है। तो जो अल्फा और बीटा हमने ऐड किया है ये क्यों किया, तो पहले स्पीसीज के लिए हम देखेंगे k1 माइनस n1 में से हम माइनस कर रहे हैं अल्फा इंटू n2। n2 क्या चीज है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल स्पीसीज 2 के। तो जितने इंडिविजुअल स्पीसीज 2 के हमारे पास प्रेजेंट रहेंगे और इसका स्पीसीज 1 पे जो कॉम्पिटिटिव इफेक्ट रहेगा, कोएफिशिएंट है, उस कोएफिशिएंट का जो वैल्यू आएगा इनटू करने पे उसको हम जब माइनस करेंगे k1 माइनस n1 से, तो हमारी फाइनल जो ग्रोथ है dn1 अपॉन dt ये हमको एग्जैक्ट मिलेगी, यानी स्पीसीज 1 में कितनी ग्रोथ हुई वो हमको सही तरीके से पता चलेगा। सेम स्पीसीज 2 की बात करें अगर, तो n1 हमारा है नंबर ऑफ इंडिविजुअल स्पीसीज 1 का, और 1 का जो कॉम्पिटिटिव कोएफिशिएंट है वो 2 पे है बीटा। तो बीटा की जो भी वैल्यू रहेगी उसको हम नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज 1 के साथ में इनटू करेंगे, और इस वैल्यू को हम माइनस करेंगे k2 माइनस n2 से। जब हम k2 माइनस n2 से माइनस करेंगे
तो एग्जैक्ट जो हमारी ग्रोथ है dN2/dt वो हमको सही मिलेगी। तो इस वैल्यू को सही लाने के लिए हमने कोफिशिएंट और नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स के साथ में इनटू करके माइनस किया हुआ है। तो ये चीज हमको क्या होता है, कंफ्यूज करता है, इसलिए मैंने इसको बताया है। अब देखते हैं इस मॉडल की हम बात करें तो यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ जो होती है दो तरीके से कम होती है, या तो वो इंटर स्पेसिफिक हो सकती है और या तो फिर ये इंट्रा स्पेसिफिक हो सकती है। तो अगर वो इंट्रा स्पेसिफिक है इसको हम कॉन स्पेसिफिक भी बोलते हैं, यानी कि सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल के बीच कंपटीशन है। और अगर वो इंटर स्पेसिफिक है यानी कि दो अलग अलग स्पीसीज के इंडिविजुअल के बीच कंपटीशन है। तो हम यहाँ पर अल्फा 1 2 और अल्फा, अब इसका वैल्यू देखेंगे एक से ज्यादा है तो क्या होगा और एक से कम है तो क्या होगा। तो अगर इसकी वैल्यू एक से ज्यादा है इसका मतलब कॉम्पिटिटिव इफेक्ट ऑफ इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज 2 इज ग्रेटर ऑन 1, यानी स्पीसीज 2 का जो इम्पैक्ट है वो 1 पे ज्यादा है, बजाय स्पीसीज 1 का अपने ही स्पीसीज के दूसरे इंडिविजुअल के साथ में जो इम्पैक्ट है। इसका मतलब 2 और 1 के बीच में कंपटीशन ज्यादा हो रहा है तो क्या हुआ, वो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन हुआ, और 1 का अपने ही इंडिविजुअल्स के दूसरे जो इंडिविजुअल स्पीसीज के उनके साथ में कंपटीशन कम है, यानी इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन कम है। तो हम साफ साफ इंडिकेशन निकाल सकते हैं कि अगर अल्फा 1 2 या अल्फा का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आता है तो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन है, मींस दो स्पीसीज के बीच कंपटीशन ज्यादा हो रहा है और सेम स्पीसीज के बीच कंपटीशन कम है। दूसरी वैल्यू अगर अल्फा 1 2 या अल्फा की वैल्यू हम लिखें लेस देन 1, तो अगर हम इसकी वैल्यू को लेस देन 1 लिख रहे हैं इसका मतलब हुआ कि जो इंडिविजुअल है स्पीसीज 2 का ग्रोथ 1 पे इम्पैक्ट कम है। इसका मतलब जो स्पीसीज हैं वो आपस में अपने ही इंडिविजुअल्स के साथ में कंपटीशन ज्यादा कर रही हैं बजाय दो अलग अलग स्पीसीज के कंपटीशन के। तो इस कंडीशन में देख रहे हैं कि इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन यानी दो स्पीसीज के बीच कंपटीशन का वैल्यू कम हो जा रहा है इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन से, मतलब आपस के इंडिविजुअल जो है एक स्पीसीज के उनके बीच कंपटीशन रिसोर्सेज के लिए ज्यादा है और दो स्पीसीज के बीच कंपटीशन रिसोर्स के लिए कम है। तो ये अल्फा 1 2 मोर देन 1 लेस देन 1 ये हमको याद रखना होगा। अब देखते हैं अजम्पशन ऑफ लोटका-वोल्टेरा मॉडल। इस मॉडल के अजम्पशंस क्या थे। फर्स्ट, इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज आर, कॉम्पिटिटिव कोएफिशिएंट अल्फा और बीटा, कैरिंग कैपेसिटी के, ये सभी क्या होंगे, कांस्टेंट माने जाएंगे। जब तक ये कांस्टेंट नहीं होंगे तो चेंजेस दिखने को मिलेगा और ये मॉडल फिट नहीं आ सकता। एवरी इंडिविजुअल विद इन स्पीसीज पॉपुलेशन इज आइडेंटिकल, किसी भी स्पीसीज के जो इंडिविजुअल है पॉपुलेशन के वो सभी समान होंगे, आइडेंटिकल होंगे। थर्ड वन, द पॉपुलेशन आर नॉट अलाउड टू डाइवर्सिफाई, पॉपुलेशन में डाइवर्सिफिकेशन यानी एक स्पीसीज से किसी नई स्पीसीज का जो फॉर्मेशन होता है ओवर द टाइम वो उस समय एप्लीकेबल नहीं है। अगर ऐसा हो रहा है तो भी हमारा ये मॉडल फिट नहीं बैठेगा। एंड फोर्थ, एनवायरमेंट हैबिटेट इज होमोजीनस, एनवायरमेंट जो है उसमें भी चेंजेस नहीं होने चाहिए। तो ये हमारे लोटका-वोल्टेरा मॉडल के assumptions हैं। नेक्स्ट, लोटका-वोल्टेरा मॉडल प्रेडिक्ट कोएग्जिस्टेंस ऑफ टू स्पीसीज। हम देखें कि जो लोटका-वोल्टेरा मॉडल है ये हमको अनुमान बताता है, प्रेडिक्ट करता है कि दो स्पीसीज साथ साथ में रह सकती हैं। कोएग्जिस्टेंस में साथ रहना। कब रह सकती हैं, जब इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन की वैल्यू इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन से कम होगी। मींस दो स्पीसीज किसी भी रिसोर्स के लिए आपस में कम कंपटीशन करेंगी और सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल आपस में ज्यादा कॉम्पीट करेंगे। तब क्या होगा, दो स्पीसीज आपस में रह जाएंगी, उनका कंपटीशन अपनी ही स्पीसीज से होगा ना कि दूसरे से। इस वजह से आपस में वो साथ में रह सकते हैं। फिर क्या होगा, अगर ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती है तो वहां पर दूसरी स्पीसीज जो है किसी दूसरी स्पीसीज को एक्सक्लूड कर देगी। अब जब दो के बीच कंपटीशन होगा तो उसमें से जो डोमिनेंट होगा वो डिफीट वाली स्पीसीज, जो हारने वाली स्पीसीज है उसको वहां से हटा देगा। और अगर लंबे समय तक ये चलता रहा तो हो सकता है कि जो स्पीसीज लगातार एक्सक्लूड की जा रही है वो एक्सटेंट भी हो सकती है। पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज 1 and 2 स्टॉप ग्रोइंग व्हेन। अब हम एक्चुअल जो ग्राफ है, फॉर्मूला है, उस पे चलेंगे। तो पहला हम मानते हैं कि दोनों स्पीसीज की जो ग्रोथ है वो रुक सकती है। कैसे रुक सकती है, जब dN1/dt is equal to R1N1 K1 minus N1 minus alpha 1 to N2 divided by K1 is equal to 0, और सेम 2 के लिए भी माने dN2/dt is equal to R2N2 K2 minus N2 minus alpha 21 N1 divided by K2 is equal to 0। मीन्स ओवरऑल हमारा जो फॉर्मूला है उस पूरे फॉर्मूले की जो फाइनल वैल्यू आएगी वो हमारी 0 आएगी। अब ये पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है,
जब हमारी जो वैल्यूज हैं K1 माइनस N1 अल्फा 1 टू N2 ये, और दूसरी K2 माइनस N2 अल्फा 1 टू N1 ये, जब दो स्पीसीज हमारी जो है इनकी वैल्यू कुल मिलाकर अगर जीरो आए, क्योंकि इन्हीं पे डिपेंड करेगा पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ रही है या घट रही है, बाकी चीज तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो जो कोएफिशिएंट है कोएफिशिएंट की वजह से चेंजेस हमको देखने को मिलेंगे। तो ये दो चीजें जीरो होंगी। अब हम इसको फिर से रीअरेंज कर लेते हैं। जब रीअरेंज कर देंगे तो यहाँ पर N1 को हम राइट में लेके आ गए, N2 को राइट में लेके आ गए, तो हमको ये दो फॉर्मूला जो है मिल गया। तो ये जो फॉर्मूला मिला है इस इक्वेशन को हम कहते हैं आइसोक्लाइन ऑफ जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ। आइसोक्लाइन का मतलब होता है कि ऐसी लाइन जिसके किसी भी पॉइंट पे हम स्पीसीज की ग्रोथ चेक करेंगे तो हमको वहां पर जीरो ग्रोथ देखने को मिलती है, इसलिए नाम है आइसोक्लाइन ऑफ जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ। मींस क्या होगा, dN1 अपॉन dt इज इक्वल टू जीरो, मतलब ग्रोथ जीरो है पॉपुलेशन 1 की, और dN2 अपॉन dt इज इक्वल टू जीरो मींस पॉपुलेशन ग्रोथ 2 की भी जीरो है। तो देखते हैं इसको, जीरो आइसोक्लाइन फॉर N1। अब N1 स्पीसीज के लिए हम बना रहे हैं, तो हमने पहले x एंड y एक्सिस में दो स्पीसीज ले ली। तो x में हमने लिया है N1 और K1 इसकी कैरिंग कैपेसिटी है, y में हमने लिया है N2 और N2 के साथ में K1 अपॉन अल्फा 1 2, यानी K1 के इंडिविजुअल पे N2 स्पीसीज का जो कोएफिशिएंट रहेगा उसको हमने डिवाइड किया ताकि हम यहाँ पर जो भी वैल्यूज उसको निकाल सकें। तो हम मानते हैं कि पॉइंट हमारे 3 हैं A B C, तो इन 3 पॉइंट्स पे हमारी जो वैल्यूज हैं वो जीरो आती हैं, ग्रोथ की वैल्यू हमारी जीरो आती है। अब लाइन के हम नीचे एक ट्राइंगल जो बन रहा है, इस ट्राइंगल के किसी भी पॉइंट पे देखें तो N1 की जो पॉपुलेशन है हम देखेंगे लगातार इंक्रीज होगी। कहां तक, इस लाइन के टचिंग पॉइंट तक। अब जैसे इस लाइन पे जो पॉपुलेशन की ग्रोथ पहुंचेगी तो वो जीरो हो जाएगी। लाइन के बाहर की तरफ हम देखें तो पॉपुलेशन ग्रोथ किसी भी पॉइंट पे लगातार डिक्रीज होती जाएगी। तो ये हमको ध्यान रखना होगा कि जीरो आइसो लाइन के अंदर जितना भी एरिया है यहाँ पर हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, और लाइन के बाहर की तरफ हम जाएंगे तो पॉपुलेशन हमारी डिक्रीज होगी। यही इसका मेन कॉन्सेप्ट है। फिर हम देखेंगे कि जो K1 है, K1 पॉइंट पे देखें हम अगर, तो N1 इज इक्वल टू K1। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम लेंगे स्टार्टिंग पॉइंट में तो ये जीरो है। अब जीरो की वैल्यू हम देखें अगर, तो x एक्सिस में N1 के इंडिविजुअल तो बढ़ रहे हैं, लेकिन जो N2 है उसके नंबर अभी भी हमारे जीरो हैं। तो जब जीरो होंगे तो टोटल जो एनवायरमेंट होगा वो पॉपुलेशन स्पीसीज 1 के साथ ही फिल्ड अप होगा। जब कंप्लीटली फिल्ड अप होगा तो यहाँ पर स्पीसीज 1 हमारी प्रेजेंट होगी और स्पीसीज 2 हमारी यहाँ पर एब्सेंट होगी। सेम पॉइंट हम देखें दूसरे तरफ, दूसरा देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा लगातार, अब यहाँ पर फिर से जीरो। अब जीरो के बाद हम टॉप पे जब जाएंगे तो N2 की वैल्यू हमको बढ़ती हुई मिलेगी, जबकि N1 की स्पीसीज है ना इस लाइन में कहीं भी हमको बढ़ी हुई नहीं मिलेगी। जब नहीं मिलेगी तो ओवरऑल N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K2। और जब ये कंडीशन आएगी तो स्पीसीज 2 जो है कंप्लीटली यहाँ पर प्रेजेंट होगी और स्पीसीज 1 जो है कंप्लीटली यहाँ पर एब्सेंट रहेगी। तो ये ग्राफ हमको समझना होगा, जीरो आइसोक्लाइन फॉर N1। अब सेम देखते हैं हम स्पीसीज 2 के लिए, जीरो आइसोक्लाइन फॉर N2। तो सेम ग्राफ हमने फिर से लिया, y एक्सिस में हमने N2 लिया, N1 लिया हमने x एक्सिस में। अब हम देखेंगे K2 डिवाइडेड बाई अल्फा 2 1, यानी अगर इस एरिया में इंडिविजुअल K2 के आ रहे हैं तो उस पे स्पीसीज 1 का जो कोएफिशिएंट रहेगा उसका डिवाइडेशन हम करते हैं ताकि यहाँ पर ग्रोथ कैसी इसको निकाल सकें। फिर से हमने लाइन बनाई, लाइन पे 3 पॉइंट लिए A B C। अब किसी भी पॉइंट पे, इस लाइन पे किसी पॉइंट पे हम देखेंगे तो हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो जीरो मिलेगी, और इस लाइन के अंदर की तरफ जो हमने पहले देखा था पॉपुलेशन ग्रोथ हमको किसी पॉइंट पे बढ़ती हुई मिलेगी। लाइन के बाहर जाए हम अगर, तो किसी पॉइंट पर पॉपुलेशन जो होगी डिक्रीज होगी। अभी हम किसके लिए देख रहे हैं, N2 के लिए देख रहे हैं। और सेम पॉइंट आप देखेंगे फिर से यहाँ पर क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल किसके होंगे, N1 के प्रेजेंट होंगे। तो N1 बराबर K1, यानी कैरिंग कैपेसिटी में जितने भी इंडिविजुअल हैं पूरे के पूरे N1 स्पीसीज के ही हैं। और फिर से यहाँ पर स्पीसीज 2 एब्सेंट हो जाएगी। और सेम पॉइंट यहाँ भी अप्लाई करें अगर, तो यहाँ पर पूरे के पूरे नंबर प्रेजेंट होंगे K2 स्पीसीज के, और यहाँ पर स्पीसीज 1 जो है एब्सेंट हो जाएगी। कंप्लीटली एनवायरनमेंट जो है स्पीसीज नंबर 2 के साथ में फिल्ड अप रहेगा। तो ये हमारा ग्रोथ का जो लाइन था वो हमने देखा। तो ये आइसोक्लाइन्स जो है हमारे इस पूरे मॉडल की बेस है। जब तक आप इनको अच्छे से नहीं समझेंगे तब तक आपको जो कंपटीशन मॉडल इसका है वो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो हम लोग फिर इतना ही पढ़ते हैं, और आज कनेक्टिंग कॉन्सेप्ट में पिछला जो क्वेश्चन दिया था उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो गिवन बिलो इज अ मैट्रिक्स पॉसिबल इंटरेक्शन प्लस माइनस न्यूट्रल। तो 3 जो है हमको बॉक्स बना के दिया हुआ है, प्लस यानी कि बेनिफिशियल इफेक्ट है, माइनस यानी कि हार्मफुल इफेक्ट है, और न्यूट्रल इफेक्ट है यानी जीरो है।
बिटवीन 1 and 2, तो दो स्पीसीज दी हैं 1 and 2। द नेम्स ऑफ द इंट्रैक्शन ए बी सी डी रेस्पेक्टिवली। अब ये जो ए बी सी डी दिया है ये इंट्रैक्शंस के नेम्स हैं जो हमको यहाँ पर निकालने हैं। ठीक है, तो पहले हम इस बॉक्स को समझते हैं क्या चीज है। ए के देखिए, ए के में स्पीसीज 1 में यहाँ पर माइनस का साइन है और स्पीसीज 2 में माइनस का साइन है। जब दोनों में ही माइनस का साइन है इसका मतलब कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में ऐसा इंट्रैक्शन है जिसमें दोनों को ही नुकसान पॉसिबल है। तो वो इंट्रैक्शन क्या हो सकता है, कंपटीशन हो सकता है। स्पीसीज बी की बात करें तो बी में देखिए स्पीसीज 1 के क्या है, माइनस साइन है, जबकि दूसरे में क्या है, प्लस साइन है। मींस ऐसा कोई इंट्रैक्शन होगा जिसमें एक को फायदा हो रहा है और दूसरे को नुकसान हो रहा है। तो पॉसिबल है या तो ये प्रेडेशन वाला होगा या कुछ और भी हो सकता है, देखते हैं। सी की बात करें तो सी में देखिए दोनों में ही पॉजिटिव है। पॉजिटिव मींस दोनों को ही एसोसिएशन से फायदा मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये इफेक्ट हमको देखने को मिल रहा है कि पॉजिटिव इंपैक्ट दोनों को दे रहा है। और डी की बात करें तो एक को माइनस और एक को प्लस। तो मैंने पिछले वीडियो में जो चार्ट बताया था उसको अगर आपने पढ़ा होगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। अब हम आंसर्स पे जाते हैं। फर्स्ट आंसर, ए इज प्रीडेशन। तो ए जो है अगर प्रीडेशन है तो एक को प्लस होना चाहिए था और एक को माइनस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, दोनों जगह माइनस दिखाया है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में ए के लिए क्या दिया हुआ है, म्यूचुअलिज्म दिया है। अब ए के लिए अगर म्यूचुअलिज्म है तो दोनों जगह हमको प्लस मिलना चाहिए था, जबकि यहाँ पर क्या दिया, दोनों जगह माइनस, तो ये भी हमारा ऑप्शन कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर सी, ए के लिए दिया है कंपटीशन। कंपटीशन में हो सकता है दो के बीच अगर किसी रिसोर्स के लिए फाइट होगी तो दोनों का ही लॉस पॉसिबल है, तो ये हो सकता है हमारा एक्सपेक्टेड आंसर में, लेकिन सी और डी दोनों में दिया है। अब नेक्स्ट के लिए चेक करते हैं। बी, बी के लिए प्रीडेशन। तो देखिए स्पीसीज 2 को प्लस है और स्पीसीज 1 को माइनस है, यानी हो सकता है स्पीसीज 2 जो है प्रीडेटरी एनिमल हो जो शिकार कर रहा है स्पीसीज 1 का, तो 1 को माइनस हुआ और जो प्रीडेटर है उसको फायदा हो गया, तो ये पॉसिबल है, जबकि डी में ये चीज नहीं दी है। फिर 3 के लिए देखेंगे तो सी ऑप्शन के लिए देखें अगर हम सी स्पीसीज के इंट्रैक्शन के, तो +1 में भी है और +2 में भी है, यानी दोनों जगह उसको फायदा हो रहा है। तो ये होता है किसमें, म्यूचुअलिज्म में, जो कि सी में दिया हुआ है। और लास्ट होता है डी, एमेंसेलिज्म में, एक को लॉस होता है जबकि दूसरे को ना कोई बेनिफिट ना ही कोई लॉस। तो ये हमारा परफेक्ट आंसर जो है वो सी आता है। तो इस तरीके से हमको जो इंट्रैक्शन है उसको समझना होगा कि हमको दोनों स्पीसीज में क्या क्या दिया हुआ है और उसके बेस में हम आंसर अपना निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इतना पढ़ते हैं। फिर से अपने जो कॉन्टेक्ट है मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, आप यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं हम लोगों के साथ में। So thank you very much.